नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और खबर की तह तक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर की तह तक पहुंचते हैं, खबर के मायने समझाते हैं। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो, हमारे स्ट्रीट हेड, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस कार्यक्रम में जुड़कर आपको उस खबर के बारे में समझाते भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी एक बड़ी खबर की, क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है और मंत्री भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा इस बात का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि नए मंत्री बने हैं और कुल मिलाकर नायब सरकार के सीएम के अलावा 13 मंत्री हैं। जी हां, और उन 13 मंत्रियों को कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, इस पर मंथन चल रहा है। जेडीपी कोटे के विभागों पर मंत्रियों की नजर बनी हुई है। पोर्टफोलियो लेने को लेकर भी दिल्ली तक लॉबिंग चल रही है, ऐसी जानकारी मिल पाई है। अब किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है नायब सरकार में, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सभी जो मंत्री इंतजार कर रहे होंगे और उनके समर्थक भी इंतजार कर रहे होंगे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा सकता है। विभागों का जब बंटवारा होगा, 5 कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा एक और कैबिनेट मंत्री कल भी बनाए गए हैं, यानी कि 6 कैबिनेट मंत्री हैं। उनके अगर नाम हम लें, कंवरपाल गुर्जर, रणजीत सिंह, जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल और कमल गुप्ता, ये वो कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा कल जब राज्य मंत्री बनाए गए तो उनके भी नाम सामने आए, 6 वो और 7 अलग राज्य मंत्री, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल जब ये मंत्री बने तो वो तस्वीरें हैं। फिर कुल मिलाकर 8 का आंकड़ा आया था, पहले 7 की खबर आई थी, लेकिन फिर 8 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है, एक उनमें कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आए। इसके अलावा सीमा त्रिखा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार महिपाल ढांडा राज्य मंत्री बने कल। असीम गोयल, तस्वीर आप देख सकते हैं, कल उन्होंने राज्य मंत्री के पद की शपथ ली है। इसके अलावा सुभाष सुधा ने शपथ ली है, अभय सिंह यादव ने शपथ ली है, संजय सिंह सोहना के विधायक, उन्होंने भी राज्य मंत्री की शपथ ली है, उनको भी ये मौका मिला है। और साथ ही बिशंबर वाल्मीकि, उनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है। तो 8 ये कुल मिलकर मंत्री कल बनाए गए। उससे पहले 5 मंत्री थे, यह आंकड़ा होता है 13 और एक मुख्यमंत्री। तो पूरा कोटा हो चुका। लेकिन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अब वो सवाल आपके मन में भी होगा कि पोर्टफोलियो किसको क्या दिया जाता है। नायब सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब पोर्टफोलियो का इंतजार किया जा रहा है। जेडीपी कोटे के विभागों पर भी नजर बनी हुई है, उनके मंत्रालय पर नजर बनी हुई है, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि देवेंद्र बबली के पास पंचायत मंत्री वो थे। अब क्या कौन बनेगा पंचायत मंत्री, इसके अलावा भी और भी ऐसे मंत्रालय जिस पर नजर बनी हुई है, किसको क्या विभाग दिया जा सकता है, जानकारी लेने के लिए और जो चर्चाएं चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। जितेंद्र चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे, अब पोर्टफोलियो का इंतजार किया जा रहा है, इसमें कितना समय लग सकता है, क्योंकि कामकाज भी शुरू करना है, क्योंकि काफी समय से कामकाज भी प्रभावित हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है, कल 8 मंत्री बने हैं, उनमें एक कैबिनेट मंत्री थे, उससे पहले 5 मंत्री, कुल मिलाकर आंकड़ा 13 का, किसको क्या विभाग मिल सकता है, इसकी चर्चाएं तेज है। आपके पास जानकारी क्या? देखिए, बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें 12 तारीख को जो नायब सरकार है वो अस्तित्व में आई है, क्योंकि इससे पहले गठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे और जजपा के साथ जो है गठबंधन में सरकार थी। लेकिन जो है गठबंधन टूटता है, मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो बदलते हुए नजर आता है, जजपा का साथ जो है वो छोड़ दिया जाता है। इसके बाद नायब सैनी 5 मंत्रियों के साथ शपथ लेते हैं। हालांकि ये पांचों मंत्री जो है पहली सरकार के अंदर भी जो है कैबिनेट के अंदर शामिल थे। और इसके बाद अगर हम बात करें, कल हमने देखा कि इसका एक्सपेंशन भी हो चुका है। हालांकि ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि जल्द जो है पांचों मंत्रियों के जो विभाग है वो आवंटित कर दिए जाएंगे, क्योंकि रूटीन फाइलें जो हैं उनका जो लगातार जो अंबार है वो चंडीगढ़ के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके की जानकारी भी हमारे पास आई है। इसके बाद कल अगर हम बात करें तो 7 और जो मंत्री हैं, 8 मंत्री जो है वो और बनाए गए और कुल मिलाकर के 13 मंत्री जो है वो हो चुके हैं, जिनमें 6 कैबिनेट मंत्री हैं और बाकी स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनाए गए हैं। क्योंकि स्वतंत्र प्रभार अगर होता है तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट जैसा ही जो रैंक है वो बन जाता है, लेकिन जो है शुरुआत में उन्हें राज्य मंत्री का जो दर्जा है वो दिया जाता है प्रोटोकॉल में।
इसके साथ अगर हम बात करें अब इनके मंत्रालयों के आवंटित होने को लेकर के या विभाग आवंटित होने को लेकर के, इसको लेकर के जो बैठक है कल भी जो बैठक है चंडीगढ़ के अंदर हुई है, और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अब विभाग जो है, क्योंकि जजपा कोटे के पास जो विभाग थे काफी अहम विभाग थे, अगर हम बात करें एक्साइज टैक्सेशन की बात करें, राजस्व विभाग की बात करें, पंचायत डिपार्टमेंट की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, और इसके अलावा अनिल विज की भी अगर हम बात करते हैं, उनके पास गृह मंत्रालय था, स्वास्थ्य मंत्रालय था, और वो मौजूदा कैबिनेट के अंदर उन्हें भी शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े विभाग थे उन बड़े विभागों को लेकर के जो मंत्री हैं उनकी इसको लेकर के नजर बनी हुई है, और ये प्रयास भी अंदर खाने उनकी तरफ से किया जा रहा है कि इस प्रकार के जो विभाग है वो अगर आवंटित होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नंबर जो है अब इस कैबिनेट के अंदर उन विभागों के बीच में लगते हुए नजर आए जो अहम विभाग हैं। हालांकि कमल, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो गृह विभाग है, इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज थे, उनके पास था, लेकिन मौजूदा नायब सैनी सरकार के अंदर जो है खुद मुख्यमंत्री भी इस विभाग को अपने पास रख सकते हैं, जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है। हालांकि अभी फाइनल तमाम चीजें की जानी है, एक दौर की बैठक हो चुकी है और जल्दबाजी इसको लेकर के नहीं की जा रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो आचार संहिता है वो अभी लगी हुई है, तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित काम है या फिर कोई अपने विजन को लेकर के अधिकारियों की मीटिंग बुलानी है, ये तमाम चीजें अभी जो है हो पाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी इसको लेकर के नहीं की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई नई परेशानी इसको लेकर के ना देखने के लिए मिले। 4 जून तक जो है अगर हम बात करें ये पूरा प्रोसेस रहेगा, अगर मंत्रालय मिल भी जाते हैं। इसलिए अभी इसको लेकर के जो लगातार चर्चा है वो की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो जानकारी है उसके मुताबिक कमल गुप्ता जो है स्वास्थ्य विभाग उन्हें दिया जा सकता है, इस प्रकार की जानकारी भी सामने निकल करके आ रही है। ये तमाम चीजें अभी डिस्कशन की हैं, इनमें चेंजेस जो है वो हो सकते हैं, हम अपने दर्शकों को ये जरूर बता रहे हैं, लेकिन अभी तक जो चर्चा सुनने में आई है उस चर्चा के बारे में हम बता रहे हैं। और खासतौर से जजपा कोटे के भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर के नजर है कि आखिर एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट किसको दिया जाता है। अभय यादव एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा अनुभव उनके पास है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस प्रकार का कोई जो विभाग है वो जरूर दिया जाएगा जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सूझबूझ की जरूरत हो, क्योंकि बहुत कम समय रहेगा आचार संहिता के बाद कमल मंत्रियों के पास। तो इस प्रकार के जो मंत्री हैं जो पहले से पॉलिश्ड है कामकाज को लेकर के, जिन्हें पूरे तरीके से उसकी बारीकियों के बारे में जानकारी है, और वो तुरंत टॉप गियर के अंदर जो है मंत्रालय को आगे ले जा सकते हैं, इस बात को भी खास तौर से ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि 6 कैबिनेट मंत्री हैं, तो जो बड़े महकमे हैं ये जरूर माना जा रहा है कि उन 6 कैबिनेट मंत्रियों के बीच में जो है उनका जो विभाजन है वो हो सकता है, बंटवारा है वो हो सकता है। लेकिन अभय यादव को भी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव होने के कारण अभय यादव को भी इसमें कंसीडर किया जाएगा कि उन्हें भी महत्वपूर्ण महकमा इस प्रकार का दिया जाए, ताकि उनका जो अनुभव है वो इसके अंदर काम के अंदर लाया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर के मंत्रणा लगातार जारी है, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें अभी कोई जल्दबाजी करने के मूड में सरकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी किसी प्रकार से चाहे वो सरकारी अमले का इस्तेमाल करना हो या फिर बैठक करनी हो या फिर कोई ट्रांसफर करना हो, वो तमाम चीजें अभी आचार संहिता के चलते नहीं हो सकती। तो इसलिए अभी जो पोर्टफोलियोज है उनको लेकर के इंतजार शायद हो सकता है कि अभी और करना पड़े मंत्रियों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए इस खबर पर। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा जितेंद्र चौधरी, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे एक और खबर पर। आईएनएलडी में रामपाल माजरा की वापसी होने जा रही है। आज इनेलो में शामिल होंगे रामपाल माजरा ज्वाइन करवाएंगे, रामपाल माजरा ज्वाइन करेंगे पार्टी। इनेलो में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। अभय चौटाला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए। जितेंद्र, रामपाल माजरा के बारे में थोड़ा सा जिक्र करके बताइए, उनका राजनीतिक इतिहास क्या है, क्यों इनेलो के लिए ये अहम साबित हो सकते हैं, ये चेहरा आने वाले वक्त में कैसे इनेलो के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, किन मायनों में, ये आपसे जानना चाहेंगे। और ये भी जानकारी मिल पा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए कमल, रामपाल माजरा की अगर हम बात करते हैं तो सरपंच के चुनाव से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर जो है वो शुरू किया था, और 1996 से वो विधायक का चुनाव लड़ने की राजनीति के अंदर आए थे। और ये कहा जा सकता है कि उसके बाद से अगर एक आध बार को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से लगातार कई चुनाव जो है
वो उनकी तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर लड़े गए हैं। लेकिन इस बीच वो जो है दूसरी पार्टियों का रुख भी उनकी तरफ से किया गया था। बाद में उन्हें छोड़ करके भी वो जो किसान आंदोलन हुआ था उस पार्टी को भी उनकी तरफ से छोड़ दिया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि अब घर वापसी के तौर पर उनकी ये जो आज ज्वाइनिंग है वो देखी जा रही है। 11 बजे इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला की तरफ से जो प्रेस वार्ता है वो बुलाई गई है और उसी में ये जानकारी मिल रही है कि रामपाल माजरा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से थिंक टैंक के तौर पर भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल में उनकी रही, लेकिन कुछ समय के लिए जो राहें हैं वो जरूर अलग हुई थी। लेकिन आज दोबारा से घर वापसी है और जो प्रदेश अध्यक्ष जैसा अहम जो जिम्मा है वो उनको दिए जाने की बात भी किए जाने का कारण यही है, क्योंकि लंबे राजनीतिक अनुभव और जो थिंक टैंक की भूमिका इससे पहले तक उनकी रही थी इंडियन नेशनल लोकदल में, उसे बखूबी जो है अभय चौटाला इस बात को जानते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जो कि इनेलो सुप्रीमो है वो इस बात को जानते हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जैसा जिम्मा भी उनको दिया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। और दूसरी अहम बात यह रहेगी कि जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से अभय चौटाला खुद चुनावी मैदान में है, तो वहां इस प्रकार के अगर नेता को वो अपने साथ लाते हैं, क्योंकि अच्छा खासा जो वजूद है वो उस क्षेत्र के अंदर जो दबदबा है जो रामपाल माजरा का माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में कुरुक्षेत्र के जो संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहे हैं खुद अभय चौटाला, वहां भी उनको बल मिलेगा इस प्रकार के नेता के आने। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए जितेंद्र चौधरी इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल प्रदेश की हम करेंगे। हिमाचल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पहुंचे हिमाचल कांग्रेस के बागी नेता और साथ ही निर्दलीय विधायक भी। दिल्ली में बैठक की जाएगी, आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी, क्योंकि ये वो नेता हैं, ये वो निर्दलीय विधायक है जिन्होंने कांग्रेस से मोह भंग करके बीजेपी की तरफ अपना मोह कर लिया था और बीजेपी की तरफ रुख करके बीजेपी में शामिल होने की जरूर सोची होगी, क्योंकि बीजेपी एक तरह से इन विधायकों का समर्थन कर रही थी, क्योंकि इन्होंने पहले समर्थन दिया। आज बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं बागी विधायक, ये जानकारी मिल पाई है, सूत्र ये बता रहे हैं। हालांकि होगा नहीं होगा देखने वाली बात है। बागी नेताओं में से अधिकतर को टिकट भी बीजेपी दे सकती है जब उपचुनाव होगा। तो कांग्रेस के बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में अपनी अयोग्यता के खिलाफ दायर की थी याचिका, उस मामले में भी सुनवाई हो चुकी है और सभी से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि कोई बड़ी राहत तो नहीं मिली थी, लेकिन हाँ, स्पीकर से लेकर चुनाव आयोग तक को भी जवाब देने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, विचाराधीन है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन आज जो मीटिंग होने वाली है इन बागी नेताओं की और निर्दलीय विधायकों की, उस पर हम नजर बनाते हुए जानकारी हासिल करते हैं। हमारे ब्यूरो प्रदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ शिमला से। प्रदीप, आज बागी विधायक जो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी मीटिंग निर्दलीय विधायकों के साथ, लेकिन बीजेपी का जिक्र यहां पर करें तो बीजेपी और इन बागी नेता और निर्दलीय विधायकों का जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है आपको। और ये भी जानकारी मिल पा रही हो सकता है बीजेपी इनको ज्वाइन करवा ले पार्टी में और टिकट भी दे दे आने वाले वक्त में अगर उपचुनाव होता है तो, क्योंकि उपचुनाव की तारीखों की घोषणा तो हो गई थी जब अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की उसके बाद असमंजस की स्थिति बरकरार है। बिल्कुल कमल, देखिए अब ऐसा ही लग रहा है और अच्छी तरह की परिस्थिति बन रही है कि अब ये जो बागी विधायक हैं ये बीजेपी का काम करते हैं। दिल्ली में सभी पहुंच गए हैं और उनके साथ निर्दलीय विधायक भी मौजूद और आज इनकी बैठक होनी है। जानकारी यह है कि जो नवनिर्वाचित सांसद है हर्ष महाजन, पहले वो आपस में बैठकर बातचीत करेंगे और उसके बाद जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात हो सकती है या फिर औपचारिक तौर पर आज ही भाजपा का दामन भी थामा जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं इस वक्त तेज हो गई हैं और क्योंकि दिल्ली में है तो अब उसमें सभी बागी विधायकों ने यही चर्चा करनी है कि अब भविष्य किस तरह का हो सकता है, भविष्य के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। उनको किस तरह से अगर बीजेपी का दामन थाम भी लेते हैं तो उनकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी, क्या उन सभी को टिकट दिए जाएंगे या फिर कुछ के साथ कमिटमेंट होगी कि जब हमारी आगे सरकार बने या केंद्र में सरकार बने तो वहां उनको जगह दी जा सकती है, पार्टी में उनको स्थान दिया जा सकता है। तो इस तरह की क्या कमिटमेंट उनके साथ की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और आज की बैठक में बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि जो निर्भर है कि आगे क्या होना है। इसके साथ साथ चर्चा ये भी है कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और ऐसी स्थिति अगर बनी तो उस स्थिति में उनको अपने पद से यानी विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और उनको भी उपचुनाव में उतरना पड़ेगा। तो ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है, लेकिन अभी सिर्फ यही है कि बागी विधायक वो भाजपा
कि भाजपा का दामन थाम सकते हैं और इसको लेकर आज ही चर्चा की जानी है। और ये भी इसमें तय होना है कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त लंबित है, क्या उस याचिका को वापस लेना है, क्योंकि अगर वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो ऐसा, या उनको टिकट भी मिल जाता है उनमें से कईयों को, तो उस स्थिति में ये नहीं होगा कि आप कोर्ट में भी याचिका, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका जो है उस पर सुनवाई होती रहे और दूसरी तरफ चुनाव में भी चले जाएं। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई हुई थी उसमें अपनी बात कही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें इनकी अयोग्यता पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया था। तो उससे एक बात साफ हो रही थी, जो हम कह सकते हैं कि एक तस्वीर उसमें कहीं ना कहीं क्लियर हो रही थी कि आने वाले समय में भी राहत की उम्मीदें कम हैं। उम्मीदें बेशक रख सकते हैं लेकिन उम्मीदें, राहत की उम्मीदें कम हैं। तो उसी चीजों को देखते हुए लग रहा होगा कि अब चुनाव आयोग ने इलेक्शन घोषित कर दिया है। 7 मई से इलेक्शन प्रोसेस हिमाचल को लेकर शुरू हो जाना है, उपचुनाव को लेकर भी और लोकसभा चुनाव की भी। तो ऐसी स्थिति में इनको अब लग रहा होगा कि अब हमें उपचुनाव में ही उतरना चाहिए, जनता से फर्स्ट मैंडेट लेना चाहिए और अपनी बात जनता के बीच कहनी चाहिए। लेकिन इनको पार्टी में समायोजन करना आसान काम नहीं है, चुनौती भरा काम है। नाराजगी भी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है क्योंकि कई सीटों पर मजबूत प्रत्याशी हैं, बड़े स्तर के, बड़े कद के नेता हैं बीजेपी के पास। तो अब उनको कैसे इग्नोर किया जाएगा, ये भी एक चुनौती बीजेपी के पास रहेगी। तो अब देखना ये होगा कि ये सामंजस्य कैसे बीजेपी की तरफ से बिठाया जाता है। जी कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन बने रहिए हमारे साथ प्रदीप, आपसे फिर से हम बातचीत करेंगे एक और खबर पर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, हिमाचल में जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद है और दिल्ली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद हैं। हिमाचल से भेजे नामों पर सीईसी में चर्चा भी होने जा रही है और जल्द से जल्द ये लिस्ट आ सकती है, क्योंकि तैयारी भी उम्मीदवारों को करनी है। कौन बनेगा कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार, मंडी में, कांगड़ा में, हमीरपुर में, शिमला में सवाल बड़ा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़े हुए हैं प्रदीप ठाकुर, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप, बड़ा सवाल है, 4 लोकसभा की सीट और कांग्रेस पार्टी की सत्ता हिमाचल प्रदेश में। एक दबाव होगा कि कैसे 4 लोकसभा सीट जीती जाए और ये बताया जाए कि अभी तक जो मोमेंटो था कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव में वो बना हुआ है। तो ये प्रेशर गेम है पॉलिटिकल, और ऐसे में इन सीटों को जीतना, सभी समीकरणों को साधना, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधना एक बड़ी चुनौती है और उम्मीदवारों पर चर्चा होना। क्या लग रहा है किस तरह का समीकरण बन सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिल्कुल कमल, देखिए क्योंकि चर्चा का दौर दिल्ली में जारी है। हालांकि अभी जो बाकी राज्य हैं जहां पर पहले चुनाव होने हैं उनको लेकर टिकटों को फाइनल किया जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश चुनाव समिति है उसकी बैठक भी अलग अलग समय पर हो रही है। एक दौर की बैठक दिल्ली में भी केंद्रीय चुनाव समिति के साथ, जो कांग्रेस चुनाव समिति है उसके साथ हो चुकी है, और उसके बाद अब ये तय होना है कि हिमाचल में कैंडिडेट किसको दिया जा सकता है। क्योंकि जो सियासी घटनाक्रम यहाँ बना है उससे कांग्रेस के पास भी कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। तो ऐसे में एक ना केवल अब लोकसभा चुनाव पर फोकस है, बल्कि जो 6 जगह उपचुनाव होने हैं उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, और वो एक ज्यादा फोकस वहां पर करना पड़ेगा क्योंकि अभी 34 का आंकड़ा है विधानसभा में कांग्रेस के पास। तो वो जब उपचुनाव हो जाएंगे तो वो संख्या 35 हर हाल में होनी चाहिए। तो कांग्रेस का फोकस यही रहेगा कि 6 में से ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें और कम से कम 1 सीट तो जीतनी ही पड़ेगी अगर अपना बहुमत साबित करना होगा। तो ये सारी चुनौतियां कांग्रेस के पास है। तो हमें लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से ज्यादा फोकस इनको उपचुनाव पर करना पड़ेगा, और इसी वजह से टिकट भी डिले हो रहे हैं लोकसभा के कि अब किसको यहाँ पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें वहां पर उतारा जाए, कौन हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं मजबूत कैंडिडेट, ताकि प्रदेश में सरकार को बचाया जा सके। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2014 में भी 2019 में भी कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है, 4 सीटें यहां से हारी हैं, और ये तीसरा मौका है अब जब अपने आप को साबित करने के लिए कांग्रेस को जूझना पड़ेगा और 4 सरकार का भी फायदा यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो लोकसभा सीटें भी चुनौतियां हैं बहुत ज्यादा, और उसमें कैंडिडेट तलाशना भी एक बड़ी चुनौती है। चाहे मंडी की बात करें, शिमला की बात करें या कांगड़ा की बात करें, हमीरपुर जो मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला है, उप मुख्यमंत्री का। लेकिन एक सवाल ये भी है प्रदीप, जो पॉलिटिकल डैमेज करने की कोशिश की है बीजेपी ने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी पर, वो डैमेज कंट्रोल करना भी एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए। और आपने ठीक कहा, उम्मीदवारों का चेहरा भी बहुत ज्यादा मायने यहाँ पर रखेगा, क्योंकि इधर तो सीधा सीधा मोदी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा। उधर कोई भी कैंडिडेट हो उसे नरेंद्र मोदी के चेहरे से कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तो घोषित नहीं हुआ है।
या इंडी गठबंधन की तरफ से नहीं हुआ है? बिल्कुल कमल, आपने सही कहा, क्योंकि हिमाचल में हमने पहले भी देखा है, लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर चुनाव में वोट मांगे हैं। चाहे वो 2014 की बात करें, तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन वो उस वक्त प्रधानमंत्री का चेहरा थे और हिमाचल से उनका जुड़ाव था, हिमाचल में प्रभारी रहे थे, तो उस नाम को भुनाने की कोशिश यहाँ पर तब बीजेपी ने की थी। 2019 में ऐसा ही हुआ, क्योंकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बड़ा चेहरा थे और अब भी प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। हिमाचल में अगर कांग्रेस की बात करें तो चेहरे के तौर पर अगर हम बात करें, हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और कांग्रेस की पार्टी जो है सत्ता में है, तो कोशिश सत्ताधारी दल की यही रहती है कि सरकार के होने का फायदा लिया जाए, लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाए कि अभी तो हमारी सरकार है, 5 साल चल रही है, काम होने हैं, आपके विकास के काम होने हैं या व्यक्तिगत काम होने हैं, ये तमाम चीजें होनी है। तो उन मतदाताओं को उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश इसके जरिए की जाती है। लेकिन यहाँ दोहरी चुनौती कांग्रेस के पास इसलिए है क्योंकि 7वें उपचुनाव भी हैं, तो सरकार बचाना भी एक चुनौती है और लोकसभा की सीटें जीतना भी एक चुनौती है। तो दोहरी चुनौती से कांग्रेस को पार पाना होगा। और जैसा आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर अभी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, तो ये चीजें जरूर जब आने वाले समय में प्रचार जब उठेगा, कैंपेन उठेगा, उस दौरान ये चर्चाएं जरूर होगी कि इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें कि भविष्य का चेहरा कौन होगा, किसको आप प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करेंगे, तो ये सवाल जरूर कांग्रेस से पूछा जाएगा। और कई बार का फायदा मिलता है अगर चेहरा हो, तो उस व्यक्ति को वोट दिया जाता है, उसके आधार पर, उसकी नीतियों पर, उसके जो उसका कद है, उसके आधार पर मतदाता कई बार वोट करते हैं। हालांकि वर्कर जो है वो बेशक अपनी पार्टी के ही व्यक्ति को वोट करता है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन जो आम मतदाता होता है, जो सत्ता का निर्णय करता है, वो सारी चीजें देखता है। तो ये सारी चीजें मतदाता देखता है। जागरूक आज मतदाता है और ये किसी से छिपा नहीं है। हम भी कहते हैं कि जागरूक होना भी चाहिए एक वोटर को, ताकि वो समझ सके कि आपका जो सांसद है वो आपके लिए कितने काम कर सकता है या आपका कितने काम करवा भी सकता है, समस्याएं कितनी हल करवा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस उम्मीदवारों की जल्द सूची जारी होने जा रही है, क्योंकि समय यहां पर कम है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि वहां पर 1 जून को वोटिंग है, लेकिन यहां पर पहले फेज में वोटिंग है। और कल दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ और साथ ही एक मीटिंग और भी थी। उत्तराखंड की 2 सीटों पर मंथन अभी तक जारी है। अभी 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ। हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर सीटों पर ऐलान नहीं हुआ है। गढ़वाल, टिहरी और अल्मोड़ा से प्रत्याशी घोषित बेशक हो चुके हैं और हम कई बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नासिर हुसैन, हमारे संवाददाता। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे, 2 प्रत्याशी अभी तक कांग्रेस ने घोषित नहीं किए, इतना कम समय बचा है, क्या सोच रही है कांग्रेस पार्टी? इतना मंथन, इतना ज्यादा क्यों यहाँ पर इस पर विचार किया जा रहा है? और इतनी देरी हो गई तो जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा उसके लिए भी तो थोड़ी मुश्किल होगी, पहाड़ी क्षेत्र भी हैं और मैदानी क्षेत्र भी हैं। कमल, आपने सही कहा, लगातार मंथन कांग्रेस कर रही है और कल भी CWC की बैठक बुलाई गई थी और वहां पर उत्तराखंड के तमाम नेता पहुंचे थे, लेकिन अभी तक नामों का ऐलान नहीं हो पाया है, जो प्रत्याशी वो तय नहीं हो पाए हैं। हालांकि बार बार जब कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है तो उनका जवाब ये कि आला कमान को तय करना है, लेकिन कब तय करेगा ये अब तक समझ नहीं आ रहा है। 2 सीटें बाकी हैं, जिसमें नैनीताल और हरिद्वार सीट की बात करें, नैनीताल और हरिद्वार 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर काफी सारे उम्मीदवार हैं और लगातार दावेदारी कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम हरिद्वार सीट की बात करें तो हरिद्वार में बड़े दावेदारों की फहरिस्त है जो लगातार दावेदारी कर रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। उनमें हरिद्वार के नेता भी हैं और हरिद्वार के बाहर के नेता भी, यानी बहुत सारे लोगों की नजर क्या इसी वजह से देरी हो रही है, इसी वजह से ये मंथन ज्यादा किया जा रहा है नासिर? क्योंकि बगावत का भी डर सताता है पार्टियों को, और कांग्रेस पार्टी को तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर आरोप भी लगते हैं कि वो अपनी गुटबाजी को संभाल नहीं पाते हैं, उसका हल नहीं है उनके पास। देखिए, बिल्कुल कमल, सही कहा आपने कि लगातार इस डर की वजह से मंथन किया जा रहा है कि कहीं बगावत ना देखनी पड़े कांग्रेस पार्टी को और इसका खामियाजा पहले की तरह ना भुगतना पड़े, क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं। यानी पहले भी कांग्रेस में बगावत देखने को मिली है, जिसके कारण हार का मुंह कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दावेदारी हरिद्वार से कर रहे हैं और हरिद्वार से
वो अलग तरह की दावेदारी करें, कभी अपने लिए टिकट मांगते हैं, कभी अपने बेटे के लिए टिकट मांगते हैं। और कल तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी कि वो अर्जुन है और उनके हाथ में बाण है, चुनावी महाभारत सजी हुई है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का एक ट्वीट उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं इसका मायने निकालना बड़ा मुश्किल है। और अब जब कांग्रेस अभी तक जो बड़े प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पा रही है, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए नासिर आपका इस खबर पर। तो खबर की तह तक हम में पहुंचे और खबर की तह तक पहुंचकर हमने हर खबर के मायने आप तक पहुंचाए हैं। उम्मीद है आप इन खबरों के बारे में समझ रहे होंगे और आपको अपडेट भी लगातार खबरें अभी तक इन खबरों पर देता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। नमस्कार।